तो जैसे कॉन्केव लेंस थे ना, कॉन्केव लेंस के केस में जिस तरह से हमने अलग अलग रूल्स देखे थे, इसी तरीके से जो कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हमने अलग अलग तरीके के रूल्स देखे थे, ऐसे ही लेंसेज में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो रूल्स हैं वो कैसे हैं, आप देखिएगा काफ़ी हद तक मिरर से मिलते जुलते हैं। तो पहला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल लिखेंगे, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens, which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after reflection through the lens. जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसका, जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसको हम ओ बोल देते हैं। ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक, अब इसमें हमने ये कहा था कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है। तो अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाएगी। अब फोकस जो है वो किस तरीके से देखते हैं, जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका जो फोकस है वो एफ, वो इस तरफ होगा। ठीक है, और फोकस का जो डबल लेंथ होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता था मिरर में, लेकिन लेंस में हम उसको 2f बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही f और 2f इस तरह है। तो यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर जो होगा उसको बोल देंगे f डैश, और f डैश के डबल को बोल देंगे 2f डैश। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऐसे, तो ये लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी ऐसे, ये फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है। उसके बाद रूल नंबर 2 नोट करेंगे। रूल नंबर 2 नोट करेंगे, ये है a ray of light passing through the optical center ray of light passing a ray of light passing through the optical center of a convex lens a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after reflection through the lens, goes straight after reflection through the lens. तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है
तो उसमें किसी तरीके का डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट पास ऑन कर जाती है ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करने वाली रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है, उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन नहीं होता। ये दूसरा रूल था। रूल नंबर 3 नोट करें। रूल नंबर 3 इसमें है a ray of light passing through the focus of a convex lens a ray of light passing through the focus of a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel. सर जब मतलब परपेंडिकुलर लाइन पे पड़ती है तब वो होती है मतलब स्ट्रेट लाइन में भी। सर रूल 2 में कैसे होती है? हम ये कहते हैं कि जैसे रूल 2 है ना, तो रूल 2 में ये हो गया कि कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पर अगर मैं मिरर की बात करता, जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर था, तो कॉन्केव मिरर में ये होता था उसका क्या, पोल। अब यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, तो मैं ये कह रहा था कि वो जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है ना। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजार रहे हैं, तो उसमें पीछे वाला जो सरफेस है वो पॉलिश्ड नहीं है। जब पॉलिश नहीं है तो फिर वो रुकेगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधी की सीधी चली जाएगी, क्योंकि वो मिरर, वो जो लेंस है वो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है। तो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वो सीधे का सीधा निकल जाएगा, मतलब डेविएशन नहीं होगा कैसा। ठीक है, अभी देखिएगा रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस after refraction through the lens. After refraction through the lens. चलिए जी, तो रूल नंबर 3 देखिएगा। रूल नंबर 3 जो है वो हमारा फर्स्ट वाले रूल का ऑपोजिट है। ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ वाले फोकस को फ्लैश बोल देते हैं, यहाँ और इसका डबल टू फ्लैश, और इधर वाले को बोल देते हैं एफ, तो इसके डबल को बोल देते हैं 2f। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब बिल्कुल उल्टा देखिएगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले में क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर उल्टा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो रे ऑफ लाइट हमेशा आएगी कहाँ से, लेफ्ट वाली साइड से, क्योंकि लेफ्ट में ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो रे ऑफ लाइट आ रही है और फोकस से गुजरती भी आ रही है, तो इसका मतलब इधर वाले फोकस से गुजरेगी। तो इधर वाले फोकस से मैंने इसको ऐसे गुजारा, और जब ये टकराई तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसे। ठीक है, तो 3 रूल्स हैं इसमें। आप ये देखिएगा कि वो जो हमने चौथा रूल देखा था, चौथे रूल में क्या था, जो चौथा रूल देखा था ना मिरर में चौथा रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा का सीधा पोल पर टकरा रही है, तो पोल पर जो टकरा रही है वो जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पर चौथा रूल देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रीज़न क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ही नहीं, या तो रिफ्लेक्शन है तो आर पार निकल जाएगी रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर 3 ही केसेस हैं। पहला केस क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तीसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये टोटल वो ऐसा है। अच्छा, इधर वाले फोकस से नहीं 2f से आए
अच्छा, अगर 2F से आएगी, एक्चुअली क्या है कि ये जो 2F है ये इतना बड़ा हो जाता है लेंस के कंपैरिजन में, वो लेंस को टकरा ही नहीं पाता, तो इस वजह से आपको 2F वाला करना ही नहीं है। सर पास हुआ हाँ, इसमें पास में किसी में पास होगा तो वो पास भी तब होगा जब वो उसका मतलब जब उसका कर्वेचर बहुत कम होगा, मतलब वो लेंस और छोटा होगा, तो वो लेंस छोटा हो जाएगा तब भी वो नहीं गुजर पाएगी। तो हमें बस ये 3 ही रूल्स करना है वहाँ पर, ठीक है, छोड़ो उनको। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे हमने रूल्स करे थे कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, तो रूल्स करने के बाद में हमने ये देखा था कि इमेज किस किस तरीके की बनती है। तो इमेज के हमने अलग अलग केसेस देखे थे। केसेस देखने के बाद फिर हमने इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखी, क्या पोजीशन, नेचर और साइज। ये इमेज किस पोजीशन पर बन रही है, इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज का साइज़ क्या होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बेहद आसान है। आपको लेंस करने में, कॉन्वेक्स लेंस करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आप इसको कॉन्केव मिरर के साथ में करना। बस एक अंतर है, छोटा सा अंतर ये है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज, मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती थी, मिरर के सामने वाली साइड पर, मिरर के आगे ही बनती थी, ठीक है। और जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है वो बनती थी मिरर के पीछे। यहाँ बस ये है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज तो बनेगी सेम साइड पर, और जो रियल और इन्वर्टेड बनेगी वो बनेगी पीछे की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट आर पार निकल जाती है, तो जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो बनेगी पीछे की तरफ। समझ गए? ट्रांसपेरेंट है, उसको आगे पीछे कैसे पता लगेगा रियल वर्चुअल? क्या लेंस जो है, समझा नहीं? जैसे ट्रांसपेरेंट है मिरर में, तो वो हमें लगता है कि पीछे आप मतलब आगे मिले तो पीछे मिलेगा, लेकिन तो पता ही लगे कि आगे पीछे कौन सा होगा। कैसे नहीं पता चलेगा? ये बता रहा हूँ ना। रुको एक नकली इमेज जो है तो वो कैसे बनती है कि जैसे मान लो हमारी जो आँख है, हमारी आँख भी एक लेंस है, ये तो पता है। हमारी जो आँख है वो भी एक लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, जिसकी बात अभी हम करते हैं। तो जैसे कभी कभी हम कहीं बैठे हैं, हमें दूर कोई एक बल्ब दिखाई देता है जलता हुआ, कोई भी लाइट दिखाई देती है, और हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऐसे 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 छोटा कर लेते हैं, वैसे ही कुछ खुराफात करते हैं, है ना। तो ऐसे हमने अपनी आंखों को छोटा छोटा करके हम दूर वाली एक लाइट को देखते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो लाइट दो हो गई है? कभी करके नहीं देखा ये है? कभी नहीं करके देखा? तो उसको ऐसे 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 करके देखते हैं। तो जब हम अपना एपर्चर धीरे 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 छोटा करते चले जाते हैं, ये इतने नज़दीक में नहीं होगा, तुम्हें क्या हो गया भाई, गर्दन को ऐसे ऐसे करने के लिए नहीं बोला था, आँख को छोटा करके देखने के लिए बोला था। तो हम कभी भी, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप एक पॉइंट को देखते हैं ना, आंखें भैंगी हो जाती है करते हैं ना, तो उस टाइम पे जब करते हैं तो उस पर अगर ज़्यादा आप उसको ज़्यादा नज़दीक करने की कोशिश करोगे तब भी 1 उंगली की 2 उंगली बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या है, तो क्या वहाँ पर 2 उंगलियाँ बन गई? क्या 2 उंगलियाँ हो गई? नहीं ना। क्या वहाँ पर 2 उंगलियाँ हो गई? नहीं, वहाँ पर एक ही उंगली थी। तो एक उंगली की या एक पेन अगर आप देख रहे हैं तो उसका क्या बन गया, उसके 2 पेन बन गए, वो नकली था, वो वर्चुअल इमेज थी। अब क्या है कि तुमने चश्मा लगा रखा है, तुमने चश्मा लगाया, चश्मे के आर पार मुझे देख रहे हो, मैं तो सचमुच में खड़ा हुआ हूँ ना। तो मेरी इमेज वो क्या है कि अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का अच्छे से दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप पढ़ने के लिए यानी कि नज़दीक का देखने के लिए आप चश्मा लगाते हैं। तो वो जो इमेज बनती है ना, वो इमेज जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट सामने है, जैसे मान लीजिए मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे सामने रखा हुआ है, तो वो उस इमेज को थोड़ा सा नज़दीक बना लेता है, उस पॉइंट पर ले आता है जिस पॉइंट पर मेरी खराब आँख उसको सही से देख पा रही है, समझे? हाँ ना, वो रियल बनेगी क्योंकि वहाँ पर ही उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट भी है और उसी तरफ आप उसकी इमेज भी बना रहे हैं। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आप उसकी इमेज को बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या है, खुद सोच कर बताओ मेरे को। कि चश्मा आपने लगा रखा है, ठीक है, चश्मे के आर पार आप देख रहे हो सामने बैठे बंदे को, क्या वो बंदा जो है चश्मे के अंदर दिखाई दे जाता है आपको? भाई लेंस के पार ही तो दिखना चाहिए। तो रियल इमेज आपको कहाँ दिखाई देगी? लेंस के पार, ठीक है। और अगर लेंस के अंदर ही कुछ दिखने लगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। अब लेंस के अंदर आप ये कहेंगे कि लेंस के अंदर वाली इमेज मेरे को दिखाई भी नहीं देती। मैं अभी पहला केस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा।
लेंस के अंदर वाली इमेज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि लेंस के अंदर वाली इमेज देखने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक लाना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। मैं अभी करवाऊँगा, डायग्राम बनवाऊँगा, ठीक। और जब वो बहुत नज़दीक आ जाएगा तो वो बहुत नज़दीक आने के बाद में वो जो इमेज है वो बन जाएगी क्या? वर्चुअल डायरेक्टेड एनलार्ज। वो इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी कि मेरी आँख छोटी सी रह जाएगी, मेरी आँख छोटी सी इतनी बड़ी इमेज को देख नहीं पाएगी। ठीक, समझने की कोशिश करना। अरे यार बातें नहीं खत्म होती कसम से, बातें ही नहीं खत्म होती। सर पेपर आता है, तो शादी में हो गया। पेपर तो उसने आते ही बता दिया, क्योंकि पेपर तो जैसा जाना था चला गया, मैं आ गया, उससे पहले बोल दिया पेपर तो सर। गया। चलो बिठा दो उसको सबको, इसने बोलो भाई। उससे पूछे हैं अरे भाई वेदांतु तुम्हारा स्टेशन था, पीछे क्यों बैठ गए? सर हल्का सा लेट मेरा ध्यान नहीं जा हो गया रहा, बेचारा। मेरा एक्चुअली ध्यान नहीं जा रहा, कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। जब तक तुम दिखते नहीं हो ना, अरे भाई टीचर का सवाल टीचर नहीं ठीक है यार, मजाक समझते। मजाक यार गला खराब हो रखा है, वैसे ही मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में। सर छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी वैसे स्कूल वाले तेरे काम दे रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। जल्दी सर ये टाइम कब खत्म होगा? बहुत बड़ा सवाल है। मैंने ये पूछा था ब्रो, सर ये समझ नहीं आ रहा, आप इतने दिनों से खींच रहे हो एक घंटा। Take small steps to success। नहीं समझ में आया? कुछ और बताएं? बता थोड़ा टाइम ही चल छोड़ो, जाएगा। मैंने तो ज़्यादा हंसोगे आप लोग। सर बता दो, सर बता दो, हंसना भी अच्छी चीज़ है सर। चलिए जी नोट करिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय या कॉन्वेक्स लेंस। यार ऑनलाइन वालों को सब समझ में आ रहा है कि नहीं है? है सभी? चलिए ठीक है, चलिए नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय या कॉन्वेक्स लेंस। Formation of different types of images by a convex lens। अरे अब तक तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए होंगे पेपर के, नहीं? सर एसटीपी उसमें आंसर का एग्जाम है। अच्छा कल कौन सा भाई? समझाओ। कौन सा एग्जाम है भाई? एसएससी अरे हाँ जी, तो हम किस तरीके से लेकर चलेंगे? जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई 6 केसेस हो गए यहाँ पर। कैसे? एक बार तो हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे ऑप्टिकल सेक्शन और फोकस के बीच में, वो और एफ डैश के बीच में। एक बार ऑब्जेक्ट को रख देंगे एफ डैश पर, 2 केस। एक बार एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में, 3 केस। एक बार 2 एफ डैश पर 4 केस, एक बार बियॉन्ड 2 एफ डैश 5 केस, और एक बार इंफिनिटी पर 6 केस। तो ये 6 केसेस टोटल कैसे बन जाएंगे हमारे? बिल्कुल वैसे जैसे कॉन्केव मिरर में थे। जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कॉन्केव मिरर में, सब कुछ सेम रहेगा। बस इतना याद रखना, रियल और इन्वर्टेड इमेज वहाँ पर बनती थी सेम साइड ऑफ द मिरर, यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनेगी? सामने की तरफ। वर्चुअल और डायरेक्ट वहाँ पर बनती थी अपोजिट साइड पर, यहाँ बनेगी सेम साइड। ठीक है, तो पहला केस देखिएगा। When the object is placed between O and F dash, जब ऑब्जेक्ट को आपको O और F डैश के बीच में रखेंगे तो तब आप ये देखिएगा इमेज कैसी दिखेगी।
ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश, इधर f और इधर 2f। अगर ऑब्जेक्ट को O और f डैश के बीच में रखा जाता है ऐसे, ये हो गया A और B, तो हम वही दो केसेस लेंगे कि एक केस पहला वाला रूल यूज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली रेज ऑफ लाइट बहुत सारी होती है, और लेकिन दो हम ले लेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो नीचे के फोकस पर तो जाएगी। ये लेंस से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी ऐसे, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो वो भी निकल जाएगी। तो ये सीधी चली जाएगी। तो क्या होगा इस केस में, हम ये देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट सीधी जा रही है और ऊपर आगे से जाके इमेज उल्टी बन जा रही जाएगी। है। तो ये कहाँ मिलेगी? ये पीछे की तरफ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या बोल रहे हो? B डैश B डैश क्या? इमेजिन करोगे तो इमेज कैसे बन जाएगी? आप यही देखो कि जिस साइड लेंस है उसी साइड अगर उसी उसके side बन पीछे रही है। उसी साइड अगर उसके पीछे इमेज बन जाए तो वो नकली इमेज होगी, वो होगी वर्चुअल। दोबारा बोलो। रियलिटी में ऐसी इमेज जो है असल में बनती ही नहीं है, पता है क्यों? वही तो मैं बताऊँ वही बोल रहा था, उसके भी स्क्रीन तो है वो नहीं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट वो किस तरीके से आप ये देखिएगा कि अगर ये लेंस है, अगर मान लीजिए ये लेंस है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के ही पीछे अगर हमारी इमेज बन जाए, ठीक, तो वो कब बनेगी? जब हम किसी भी चीज़ को, अगर हम चश्मे के पास किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा नज़दीक में लाकर देखेंगे, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में उसकी इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इमेज जो है वो सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो उसी तरफ बन जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो अगर मैं उसकी इमेज देखना चाहूँगा तो वो पीछे बन जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। और वो जो पीछे इमेज बनेगी वो हम कैसे देख पाएंगे? हमें तो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा होगा। तो इस वजह से कायदे से अगर देखें तो ऐसी इमेज बनता ही नहीं। ये तो सारे केसेस थे, तो 6 केसेस हैं, तो पहला केस ही होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा फर्स्ट केस आपको लगभग ऐसे ही लगा होगा जैसे कॉन्केव मिरर में था, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा, इमेज फॉर्म विल बी, तो हम 3 चीज़ें वही देखेंगे, पोजीशन, नेचर और साइज। तो फर्स्ट क्या होगा इसका पोजीशन, कि इमेज बन कहाँ रही है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। नहीं, लेंस फॉर्मूला अलग हो जाता है। नेचर होगा वर्चुअल दूसरा उसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बिटवीन 2f एंड f लिखेंगे। क्या बोल रहे हो? पोजीशन में बिटवीन f एंड 2f लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इस केस में क्या होता है कि जितना आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाओगे ना, ये इमेज उतना ऊपर पीछे चलती जाएगी। तो एक फिक्स चीज़ नहीं बता सकते, तो बस ये याद रखना है कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा और पीछे बनती है, 2f में ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। मेरे सही है, मैंने काट दी। हाँ, मेरे पीछे वाली थी, ना मैंने ना काट ना, दी। ऐसा नहीं है, बस उसके पीछे बननी चाहिए। अब उसके बाद उसका साइज, तो आप ये देख ही पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और ये बड़ी बनी लास्ट, ठीक है। फिर केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर 2 में क्या है कि when the object is placed at infinity, sorry, when the object is placed at f dash, जब ऑब्जेक्ट को f डैश पर रख दिया जाए, जब ऑब्जेक्ट को f डैश पर रख देंगे तो इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पर। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा हमने मिरर में देखा था। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये f डैश हुआ, ये 2f डैश,
और इधर 2f। तो अब मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को उठाकर f डैश पर ही रख दिया। तो ऑब्जेक्ट का हो गया a b। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से ऊपर गुजरती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी ऐसे ही गुजर जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो विदाउट एनी डिफरेंस। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट ना आगे ना पीछे कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल बनाइए बस, और यहाँ पर आप लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज, जब रेज ऑफ लाइट कहीं मिली नहीं है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, तो इट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हमें कैसे पता अगर मिली नहीं है? जो चीज़ कभी मिलती नहीं है तो हम ये कह देते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि जो भी इमेज राइट हैंड साइड पर यानी कि इस तरफ बनेगी तो उसको हम बोलेंगे, उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड और साइज, ठीक है। और साइज जो है इन्फिनिटी पर बनने वाली जो भी इमेज है सबका साइज जो है एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, अभी देखिएगा। हाँ, इसमें इसको जो है ना कि उसका इन्फिनिटी ही क्यों होता है। इन्फिनिटी तो इस वजह से हो गया, जब भी रेज ऑफ लाइट कहीं नहीं मिल रही है तो पैरेलल लाइंस को हम हमेशा ये कहते हैं कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो ये कहते हैं। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसा क्यों बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी आगे कुछ केसेस आपको बताऊँगा। तो आगे जितने भी केसेस हैं उसमें लेंस के इस तरफ बनने वाली जितनी भी इमेज है, राइट साइड पे बनने वाली जितनी भी इमेजेस हैं, सारी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगी। तो जब ये इधर जा रही है तो इसको भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। हाईली एनलार्ज का क्या फंडा है? हाईली एनलार्ज ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी को भी देख रहे हैं, मान लीजिए हम मून को ही देख रहे हैं, तो मून जो है, मून अगर हम देख रहे हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, अर्थ पर हैं, तो हमें मून नज़र आता है, इतना सा नज़र आता है, इसका मतलब छोटा सा तो है नहीं वो। तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर हम जा रहे हैं और धीरे 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 वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मून, तो चलते 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 जैसा जब हम अर्थ की सरफेस पर थे तब वो हमको इतना सा नज़र आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाएंगे तो हमको मून का साइज़ बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। अब ऐसा इसका मतलब ये तो है नहीं कि मून धीरे 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 स्वेलिंग आती जा रही है, उसमें फूलता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जब हम उसके नज़दीक जा रहे हैं तो हमको वो बड़े साइज़ का दिखाई दे रहा है। और मून इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि हम ये बोलते हैं कि ज़मीन पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, लेंस से अगर किसी की हम इमेज बनाकर देख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हद हो गई है ना। इससे ज़्यादा दूरी पर तो हम किसी ऑब्जेक्ट को रख कर देखेंगे नहीं। तो हम ये कहेंगे उस 10, 20 या 100 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में वो जो लाखों किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मून तक का, तो वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ही हो गया ना। इनफाइनाइट यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस। तो इस वजह से ये कह दिया जाता है कि जैसे जैसे हम किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचने वाले होते हैं, पहुंचने लगते हैं, धीरे धीरे लंबी दूरी पर जाते हैं, तो हमको वहाँ पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। अब अगर दूर किसी पेड़ को देखेंगे तो उनको बहुत छोटा सा दिखाई देगा, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तब उसका एक्चुअल साइज पता चलेगा कि बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर राइट साइड बनती तो हमेशा रियल इन्वर्टेड ही होगी, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। वो क्यों बनेगी वो मैं अगले केस में समझूंगा, ठीक है। और इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल देखिए, अब ये मून की तरफ हम जा रहे हैं, तो मून की तरफ जा रहे हैं, मून की तरफ जाता कौन है भाई, है ना। तो ये आप तो वैसे ही वाला एग्जाम्पल दे रहे हो। तो चलिए अभी आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, बड़े होंगे, लाइफ में और तरक्की करेंगे, देश विदेश घूमेंगे, तो तब एक चीज़ ऐसी बताऊँगा जो याद रहेगी। किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल करा है? नहीं करा? करा है। तो इंडिया का बॉर्डर देखा है? इंडिया का बॉर्डर तो ध्यान नहीं दिया होगा तुमने। अब आगे कभी भी जब लाइफ में जाना हो तो ध्यान देना, जो भी कभी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो प्लेन है वो प्लेन ना बहुत ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट। डोमेस्टिक फ्लाइट में ऑल्टीट्यूड उतना नहीं होता। जो हमको प्लेन्स बहुत नज़दीक से उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के हैं।
और जो ज़्यादा दूरी पर, ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं तो समझ लेना वो इंडिया में कहीं लैंड नहीं करने वाला, वो लंबी दूरी का है, ठीक है। तो ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पायलट्स के बीच में कि डोमेस्टिक पायलट लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाएगा, इंटरनेशनल पायलट जो है हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ाएगा, बादलों से उड़ा, ठीक है। तो अब जब आप इतने डिस्टेंस पर पहुंच गए हैं, और कहाँ से पहुंच गए हैं, अर्थ से, तो धीरे 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 जब दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं, ठीक है, और उड़ते 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 जब और दूर पहुंचते हैं, जब साउथ इंडिया के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं या फिर महाराष्ट्र तक पहुंचने वाले होते हैं, तो तब तक वो अपने मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पर जाता है और वो सामने स्क्रीन पर दिखाई भी देता रहता है कि अब आप इतने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं, अब आप अपनी सीट बेल्ट जो है खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उतने ऑल्टीट्यूड पर वाइब्रेशंस भी बहुत कम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि प्लेन उड़ रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइट में तो सब कुछ पता चलता है, गड़गड़ सब कुछ होता रहता है उसमें, ठीक। तो वहाँ जब इतनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर आप चलते हैं तो उतने ऑल्टीट्यूड से जब खिड़की से देखते हैं ना, टफन ग्लास लगे रहते हैं, और रात के टाइम पर अगर पर्टिकुलरली ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई पूरा तो इंडिया का नक्शा दिखाई देता है। क्यों? ये इंडिया का पूरा नक्शा दिखाई देगा क्योंकि जो पूरा बॉर्डर है उस बॉर्डर पर पूरे पर लाइटिंग रहती है, पूरे पर लाइटिंग रहती है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पर लाइट लगाई जाती है, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट्स, ठीक है। पूरा पाकिस्तान दिखाई दे जाएगा, पूरा बॉर्डर उसका, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल सब दिख जाएगा। नेपाल एक तजान सब है ना, तो वो ऐसा जरा जरा से वो सब दिखाई देते हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि शायद ये कोई ऐसी इल्यूजन है, धोखा है, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुआ कि अब आप अपने कंट्री की बाउंड्री देख सकते हैं एंड यू विल फील प्राउड, अच्छा लगेगा देखकर क्या कि अब आप अपने कंट्री की बाउंड्री देख सकते हैं, बॉर्डर देख सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मैं इतनी दूरी पर पहुंच गया हूँ, अब मैं इतनी दूरी पर पहुंच गया हूँ कि अब मैं उसमें गाजियाबाद नहीं देख सकता, अब मुझे पूरा देश दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे जब हम बहुत दूरी पर थे तो बहुत दूरी पर हमको चांद दिखाई दे रहा था, लेकिन जब नज़दीक जाते चले गए तो फिर सफ़ेद सफ़ेद ही सब कुछ नज़र आएगा कि कहाँ है, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो दूर दूर तक जितनी आपकी जरा सी आंखों की जो साइट है ना, वो जितनी फैलती है, जितनी दूर तक जाती है, वहाँ तक आपको सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद ही नज़र आएगा। अर्थ राउंड है, हमें राउंड तो नज़र नहीं आती, हमें राउंड तो नज़र नहीं आती, आज तक समझ में भी नहीं आया कि इसको राउंड क्यों बोला जाता है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, कभी भी आसपास ढूंढ लेना जो आपको सबसे अच्छी सड़क लगती है कि ये सड़क थोड़ी साफ़ सुथरी है, ये सड़क बड़ी अच्छी है, तो जहाँ तक नज़र जाती हो दूरबीन लगा कर भी देख लेना कि अगर यहाँ से आप मेरठ की तरफ खड़े हो गए तो क्या मेरठ दिखाई दे जाएगा आपको? दिख जाएगा। कैसे? आंखों से कैसे दिख जाएगा? गाजियाबाद से मेरठ तक देख लोगे, देखिए भाई, अगर आप एयर में तो दिखाई दे जाएगा, तो दिखाई दे जाएगा क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सरफेस पर हैं, अर्थ पर हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और रोड थोड़ी देर बाद टर्न लेती ही लेती है। अगर कच्ची मिट्टी भी है ना तो थोड़ी देर बाद वो टर्न लेती ही लेती है। वो टर्न क्यों ले रही है? वो टर्न इसी वजह से ले रही है कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट सरफेस नहीं है, कर्व सरफेस है। जो समंदर है, समंदर में तो दूर दूर तक किसी ऑब्स्टेकल का सवाल ही नहीं उठता। आप कहोगे नहीं जी अपनी गली आ गई, वहाँ पर गली आ गई, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा, तो गली तो मैन मेड है। तो अर्थ तो जो है सरफेस उसकी प्लेन ही थी, ये तो हम सब लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट बना दिए, घर बना दिए, बिल्डिंग बना दी, तो दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो समंदर को देखना है। जब समंदर को देखोगे तो समंदर एक पॉइंट पर जाकर ऐसा लगेगा कि आसमान और समंदर दोनों मिल गए। क्यों मिल गए? वो क्यों मिल गए? एक्चुअल में वो मिले नहीं हैं, वो थोड़ी दूर बाद जाकर जो समंदर की सरफेस है वो भी कर्व्ड हो गई है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस से आपको जो आसमान है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वहाँ पर बस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को दूर दूर तक अगर मैं देख रहा हूँ तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी कर्व्स आते हैं। खैर, अब मैं आता हूँ इस चीज़ पर कि इस तरफ बनने वाली जो इमेजेस है वो रियल और इमेजिनरी क्यों होती है। वो ऐसे पता चलता है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करने का हो, मौका लगे और टिकटिंग आपके हाथ में हो तो रात का टिकट करना, ठीक है? सर वो दिल्ली ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रात में जाएंगे तो रात में लाइटें जलेंगी ना बॉर्डर की, तो दिखाई दिन में भी देगा, पर दिन में वो क्लैरिटी नहीं आती, वो समझ में नहीं आता, वो फील नहीं आएगा। पानी वेदांतु पानी की बोतल
केस सर, नहीं मांगा है? अरे उधर दे दो उसको किसको? आराम से यार ध्यान से भी पास कर देना सर। केस 3 नोट करिएगा। हमने ऑब्जेक्ट को पहले ओ और एफ डैश के बीच में रखा, अब एफ डैश पर रखा, अब रखेंगे एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में। When the object when the object is placed between f dash and 2 f dash, जब ऑब्जेक्ट को f dash और 2 f dash के बीच में आप रख देंगे तो तब हमारी इमेज किस तरीके की बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में रख दिया, तो ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट कितनी निकलती है, इनफाइनाइट। तो एक रे ऑफ लाइट निकली ऐसे निकली एक रे ऑफ लाइट। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंथ से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ऐसे। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी बियॉन्ड 2f, और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी बियॉन्ड 2f तो यहाँ पर हम जब इसको मैच करेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इमेज जो है वो उल्टी बन रही है। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा ये समझ में आया कि जो लेंस के इस तरफ बनने वाली इमेज है वो उल्टी ही बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इमेज फॉर्म्ड विल बी पहले पोजीशन कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f। हाँ वो थोड़ा लाइन वाइन वैसी होगी क्योंकि ये 2f के आगे पड़ी। ये 2f के आगे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद राइट साइड में बन रही है उल्टी इमेज बन रही है। उल्टी इमेज बनती ही तब है जब वो रियल एंड इन्वर्टेड ये नेचर हो गया। और साइज जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब साइज कैसा होगा, इसका एनलार्ज्ड। इसके बाद में चौथा केस जो है, ये चौथा केस क्या है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम 2f डैश पर रख देते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होता है ना, हाँ जी, तो उसमें कैसे बनता हुआ? जरूरी नहीं है अभी हमको करना, अभी हमको करना नहीं है। हमारे सिलेबस में बस कॉन्वेक्स और कॉन्केव बस इतना। कब आएगा? 12th। मजबूरी है। When the object is placed at 2f dash, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को 2f dash पर रख दिया जाता है तब डायरेक्ट मार दिया यार, कितनी बार कहा है। dash 2f dash देखिएगा कि अगर हमने किसी एक रे ऑफ किसी एक ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रख दिया ऐसे बी, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर लीजिए ऐसे के बीच में आएगी 2f को बनाना। याद करिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बना रहे थे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है सेम साइज की, तो ये जो इस बार 2f डैश पर यहाँ ना बनकर इस वाले 2f पर बन जाएगा। अब जी में थोड़ा 2f के आगे बन जाएगी, ये बाकी साथ पीछे बढ़ जाएगी। तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे गुजर गई, उसके बाद
ये जो है ये आप देखिएगा लगभग ये 12 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ए डैश और बी डैश, ये भी और ए डैश बी डैश ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट है एड टू एफ, सेकंड है उल्टी बन रही है दिखाई दे रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज भी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं दिखाई दे रहा है ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है नीचे? आप मुझे थर्ड वाली नीचे एक बार आपको रिपीट कर दीजिए। अभी बताओ, ये केस 3 बोल रहे हैं ना ये वाला? नहीं सर, जो आपने अच्छा, केस 4 सेम, हाँ, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए केस नंबर 5। केस 5 में हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, आप देखिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाते जा रहे हैं, हम बियॉन्ड 2f डैश रख देते हैं, then the object is placed when the object is placed beyond 2f dash. तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट को 2f डैश से इधर रख दिया जाता है, मतलब यहाँ पर ऐसे ए और बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो ये टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी ऐसे, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे ऐसे, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगे एफ और 2f के बीच में। हमारी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है ई डैश बी डैश, कोई बात नहीं, स्केल से बनाए, स्केल से डिस्टेंस सेम ले लेना। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी सबसे पहले उसकी पोजीशन, कहाँ पर बन रही है एफ और 2f के बीच में। सेकेंड, उसका नेचर क्या होगा, थर्ड है डिमिनिश्ड, ये जो इमेज फॉर्म, जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा पर थोड़ी सी उससे छोटी है। उसके बाद फेज 6 देखिएगा, the object is placed at when the object is placed at infinity, focus, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर।
हमने कहा when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वही देखिएगा कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी रिफ्लेक्शन के बाद वाली, तो मैं बोल रहा था कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पर लग रही है। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड से रेज ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई, ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आ गई। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती है, और इधर भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये भी लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती है। तो वो भी दोनों चीज़ है, लेकिन अगर इन्फिनिटी सारा सेम चीज़ हो गया, अगर कोई भी लेंस है मैं रहा हूँ इन्फिनिटी सारा सब फोकस नहीं बन रहा। सब फोकस पर, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे इमेज फॉर्म विल बी इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट है उसका पोजीशन क्या होगा, इमेज फॉर्म पोजीशन एट एफ। सेकंड उसका नेचर क्या होगा, जो राइट साइड में इमेजेस जितनी बन रही है वो सब रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर इसका। और फिर बन कैसे रही है, बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली डेफिनेशन, हाईली डेफिनेशन। तो अगर आप इन 6 के 6 केसेस को कॉन्केव मिरर के साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम है, ठीक है। वहाँ पर भी क्या था कि वहाँ पर f या 2f ना लेकर वहाँ पर, यहाँ पर तो f और 2f ले रहे हैं, वहाँ पर लेते थे f और c। तो जो c पर अगर मैं किसी को रखता था तो सेम साइज़ की इमेज बनती थी, तो यहाँ पर भी ऐसी बन रही है। यहाँ पर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते जा रहे हैं इमेज हमारी धीरे धीरे नज़दीक आती है, सब कुछ सेम है। तो आप कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस को एक साथ पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लीजिए जी, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।